नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम रांची पहुंचेंगे। राज्य में अमित शाह प्रदेश कार्यालय में आयोजित 2 बैठकों में शामिल होंगे। पहली बैठक प्रदेश भाजपा के नेताओं की होगी। इसमें संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे और अब तक की चुनावी प्रक्रिया पर विमर्श करेंगे। इसके बाद अमित शाह सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तीनों प्रभारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री इन बैठकों के साथ ही विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने पर काम करेंगे। रांची प्रवास के दौरान गृह मंत्री अमित शाह उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिन्होंने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कराया था और बाद में वापस ले लिया। चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन बागी नेताओं को नाम वापस करने के लिए मनाया था। इसके अलावा पार्टी के सांसदों की भी गृह मंत्री संग बैठक की संभावना है। इसमें उनके क्षेत्र में चुनाव पर विमर्श किया जाएगा। अमित शाह कल रांची से सिमरिया, बरकट्ठा और घाटशिला जाएंगे। इन तीनों जगहों पर भाजपा प्रत्याशी के लिए अमित शाह वोट की अपील करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है कि वो इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके, लेकिन पार्टी के अंदर का गतिरोध यहां भी सतह पर दिखता है। शुक्रवार को सभी समितियों की समीक्षा के लिए पार्टी ने एक बैठक बुलाई है। इसमें किस समिति के कार्य की रूपरेखा कैसी है, इस पर बातचीत हुई ताकि आगे क्या कदम उठाया जाए, लेकिन इस बैठक में टिकट बंटवारे का जिन बाहर आ गया। भेदभाव का आरोप लगाते हुए बैठक में हंगामा होने लगा, जिसके बाद माहौल शांत करने की कोशिश हुई। बाद में हॉल में हुई इस बैठक को मीडिया से दूर रखा गया, लेकिन अंदर की खबरें बाहर आ गई। बैठक के बाद झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी संगठन में सब कुछ ठीक है। 5 तारीख से पार्टी का प्रचार अभियान तेज होगा। झारखंड चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक कल हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में हुई। बैठक में वर्तमान झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई और साथ ही केंद्र स्तर से बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया गया। इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रभावी रूप से जनता के बीच रखना है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, बंधु तिर्की, अशोक चौधरी, भाकपा माले के शुभेंदु सेन, राजद की अनीता यादव शामिल थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। गांडे सीट से जेएमएम की उम्मीदवार कल्पना ने रांची से पार्टी की उम्मीदवार महुआ माझी के समर्थन में प्रचार किया। मीडिया ने कल्पना से हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर पैदा हुए विवाद का सवाल पूछा तो जवाब मिला कि विरोधी इसे बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। हेमंत ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई है। 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। भाजपा ने हेमंत सोरेन के नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। भाजपा ने पूछा कि आखिर 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ गई। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भाकपा माले ने शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। मनोज भक्त ने पार्टी के संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव निर्णायक होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें अलका तिवारी को राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त करने का प्रस्ताव है। झारखंड कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी तिवारी वर्तमान में राज्य की सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। इससे पहले 19 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को तत्काल प्रभाव से अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के पद से हटाने का निर्देश दिया था।
भारत दौरे पर आए थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांग्यामपोंगसा आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले दूसरे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के कार्यक्रम के लिए सांग्यामपोंगसा भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर 11 से 13 जुलाई तक नई दिल्ली में थे। डॉक्टर जयशंकर ने 12 जुलाई को सांग्यामपोंगसा के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की थी और उनके सम्मान में दोपहर के भोज की भी मेजबानी की थी। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के मगाम इलाके के मजहामा में कल हुए आतंकवादी हमले में 2 गैर स्थानीय कर्मचारी घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीड़ितों को आतंकवादियों ने बहुत करीब से गोली मारी। भारत चीन सीमा पर सुधरते संबंधों के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में गश्त शुरू कर दी है। यह कदम भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के उद्देश्य से हाल ही में हुए समझौते के बाद उठाया गया है। सेना के सूत्रों का कहना है कि देपसांग सेक्टर में भी जल्द ही गश्त शुरू होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार आज से शुरू हो रहा है। वज्र प्रहार के 15वें संस्करण का आगाज अमेरिका के इडाहो स्थित ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में हो रहा है। वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी शुक्रवार को अमेरिका के लिए रवाना हुई। 22 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना, संयुक्त अभियानों में सुधार करना और विशेष अभियानों की रणनीतियों का आदान प्रदान करना है। वज्र प्रहार अभ्यास का पिछला संस्करण पिछले साल दिसंबर में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिका सेना के बीच ये साल का दूसरा अभ्यास होगा। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व विशेष बल इकाइयों द्वारा किया जाएगा और अमेरिकी सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व अमेरिका की ग्रीन बैरेट्स द्वारा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शुक्रवार शाम पटाखे फोड़ते समय लगी आग में 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे तभी चिंगारी पास में रखे कुछ पटाखों पर गिर गई। पटाखों पर चिंगारी गिरने से आग लग गई और बगल के एक घर और 3 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां तैनात की गई और आग पर काबू पाया गया। असम के जोरहाट में भी आग लगने का वीडियो पेश आया। जोरहाट में 3 दुकानों में आग लग गई। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में भी आग लगने की घटना सामने आई। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में MIDC क्षेत्र में कल एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई। पश्चिम बंगाल के राजा बाजार के मां काली के विसर्जन जुलूस पर हमले को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शुवेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घटना से जुड़ा वीडियो साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि नारकेल डांगा पुलिस कार्रवाई करने और भक्तों की सुरक्षा करने में विफल रही। त्योहारों के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। छठ पूजा को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए खासे इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर इसका जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। टीबी की लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वैश्विक टीबी रिपोर्ट में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर संतोष जताते हुए बाकी देशों को सीख लेने की सलाह दी है। WHO ने बताया कि टीबी कवरेज में भारत ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है। ऐसे में प्रगति अब तक कहीं नहीं देखी गई। 2023 में भारत में 27 लाख मामले मिले थे, जिसमें 25.1 लाख रोगियों का उपचार सफल रहा। भारत का उपचार कवरेज 2015 में 72% से बढ़कर 2023 में 89% तक पहुंच चुका है। राजस्थान की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी पुष्कर न सिर्फ समृद्ध संस्कृतियों के लिए मशहूर है, बल्कि हर साल यहां आयोजित होने वाले पुष्कर मेला इसके आकर्षण को 4 चांद लगा देता है। पुष्कर मेले का रंगारंग आगाज आज से हो रहा है। 17 नवंबर तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। हर साल दीपावली के बाद इस मेले को आयोजित किया जाता है और राजस्थान के विभिन्न रंगों से सुसज्जित ये उत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है।
पुष्कर मेला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है। ये पारंपरिक कार्निवल हजारों ऊंटों, घोड़ों और मवेशियों को एक साथ लाता है। पशुओं के व्यापार के अलावा उत्सव के मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्थानीय नृत्य, संगीत और सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता भी है। इसके अलावा इस अद्भुत उत्सव का धार्मिक महत्व भी है। मेले को मुख्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि कार्तिक महीने के हिंदू चंद्रमाह के अनुसार पूर्णिमा के दिन होता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आदिवासी समुदाय ने आदि योगी में विशाल प्रतिमा के सामने नाच गाकर दिवाली मनाई। ईशा योग केंद्र ने इस मौके पर यहां रहने वाले आदिवासियों की मेजबानी की। इस विशेष अवसर पर 75,000 से अधिक भक्तों ने भी आदि योगी का आशीर्वाद लिया। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोयला मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 के दौरान कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो कि 84.45 मिलियन टन तक पहुंच गया है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में GST से 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर में UPI के जरिए 1,658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले ट्रांजैक्शन की संख्या 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की ओर से डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करना है। DICSC प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर से होगी। इसके तहत 10 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में एक मॉडल DICSC सेंटर स्थापित किया जाएगा। DICSC केंद्रों आधार पंजीकरण, बैंकिंग, वित्तीय नियोजन, टेलीलॉ, टेलीमेडिसिन, शिक्षा और ई-कॉमर्स सपोर्ट सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करेगा। DICSC सेंटर ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं के साथ साथ आवश्यक ई-गवर्नेंस सेवाएं भी प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने कहा कि CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया इन केंद्रों की केंद्रीकृत तकनीकी निगरानी का प्रबंधन और कार्यान्वयन करेगी। भारत सरकार ने कहा है कि देश में मुख्य खनिजों के उत्पादन में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें लौह अयस्क की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। जानकारी के मुताबिक लौह अयस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही की अवधि में सालाना आधार पर 5.5% बढ़कर 135 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। गूगल को टक्कर देने के लिए OpenAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ChatGPT में नया सर्च फीचर जोड़ा है। ChatGPT सर्च नाम का यह नया फीचर GPT-4 पर बेस्ड है, जिसे सर्च GPT जैसे कई प्रोटोटाइप के बाद पेश किया गया है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारत में अभी तक का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है। जुलाई-सितंबर 2024 में देश में iPad की बिक्री में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री में अक्टूबर महीने के दौरान करीब 74% का उछाल आया है। संवत 2080 सोने और चांदी के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित हुआ है, जिसमें दोनों धातुओं ने क्रमशः 32% और 39% का रिटर्न दिया। वाहन विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने अक्टूबर
अक्टूबर में 2,06,434 यूनिट की बिक्री के साथ अब तक की सर्वाधिक मासिक बिक्री दर्ज की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अब तक कुल 127 कंपनियां पब्लिक या शेयर बाजार में लिस्ट हो चुकी है। सरकारी स्वामित्व वाले केनरा बैंक की अगुवाई में ऋणदाताओं को एक संघ में मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड में 1,226 करोड़ रुपए के फंसे हुए कर्जों को बेचने के लिए बाध्यकारी बोलियां आमंत्रित की गई हैं। स्पेन में बाढ़ से कम 205 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पूर्वी स्पेन के वालेंसिया शहर पर पड़ा है। स्पेन के पूर्वी वालेंसिया क्षेत्र में हजारों स्वयंसेवक सफाई के प्रयासों में मदद करने और विनाशकारी बाढ़ के बाद भोजन और पानी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ ने वालेंसिया के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। पुल, सड़कें और रेल पटरियां डूब गई हैं और क्षेत्र में कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। लगभग 500 सैनिकों को लापता लोगों की तलाश करने के लिए तैनात किया गया है। यह भयावह घटना दशकों में देश की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर शुक्रवार को रूसी मिसाइल ने हमला किया, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई और लगभग 30 अन्य घायल हो गए। सर्बियाई शहर नोवी सैड में रेलवे स्टेशन में के प्रवेश द्वार पर छत ढहने के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। गृह मंत्री इविका डेसिस ने कहा कि कम से कम 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस के साथ साथ दूसरी आपात सेवाओं की टीम घटनास्थल पर भेजी गई है और बुलडोजर से मलबे को हटाकर लोगों की तलाश की जा रही है। पाकिस्तानी का बलूचिस्तान फिर से बड़े हमले से दहल गया है। मस्तूम में गाड़ी को निशाना बनाकर हुए धमाके में 5 बच्चों सहित 7 लोग मारे गए हैं, जबकि 17 घायल हैं। हमास के खिलाफ इजराइल को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली बलों ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो में राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख इस अल्दीन कसाब को मार गिराया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस IDF ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। IDF के अनुसार कसाब हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य थे और संगठन के भीतर राष्ट्रीय संबंधों के लिए जिम्मेदार थे। वो गजा में हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों के बीच समन्वय और संबंधों पर काम करते थे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब केवल 3 दिन ही बचे हैं। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच है मुकाबला। उन्होंने रैली के दौरान कहा कि यदि वे चुने जाते हैं तो वाहन निर्माता कंपनी स्टेलेंटिस अमेरिका से मेक्सिको में नौकरियां स्थानांतरित करने का प्रयास करती है तो वह उस पर 100% टैरिफ लगा देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष और रिपब्लिकन उम्मीदवार के प्रमुख आलोचक श्रमिक नेता शॉन फेन को वॉरेन रैली में बेवकूफ मूर्ख करार दिया। साथ ही रैली के दौरान उन्होंने पूर्व सांसद लिज चेनी पर भी हमला बोला। वहीं कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में चुनावी रैली की। साथ ही रैली के दौरान उन्होंने पूर्व सांसद लिज चेनी पर भी हमला बोला। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में रैली के दौरान कहा कि उनकी योजना उद्योगों में निवेश बढ़ाने की है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पापा ये सब हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए। नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाए। मैच में न्यूजीलैंड ने जीता था टॉस। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे 235 रन पर हुई ढेर। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा रहे सफल गेंदबाज। झटके 5 विकेट। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाजों की लिस्ट में हुए शामिल। न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग ने बनाए 71 रन, जोड़ा 8वां अर्धशतक। कीवी पारिक को संभालने में निभाई अहम भूमिका। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। इंग्लैंड टीम की कोशिश मैच जीतकर सीरीज में अपनी चुनौती को बनाए रखने की। रूबेन एमोरिम बने मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच। एरिक टेन हैग को हाल ही में क्लब के कोच के पद से हटना पड़ा था। ला लीगा में वेलेंसिया के खिलाफ होने वाला रियल मैड्रिड का मुकाबला हुआ रद्द। स्पेन में आई बाढ़ के चलते लिया गया फैसला। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तिहाद ने अल अहली को दी 1-0 से मात। अल इत्तिहाद की ओर से सालेह अल-शेशरी ने किया गोल। महिला के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मिली हार। स्पेन की टीम ने 3-0 से दी शिकस्त। विश्व नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कराज पेरिस मास्टर्स से हुए बाहर। अल्कराज को प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखाया ह्यूगो हम्बर्ट ने। कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 सिनेमाघरों में दी हुई रिलीज। आयुष्मान खुराना की स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा का ऐलान किया गया है। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब अगले साल 10 अप्रैल को होगी रिलीज। वरुण धवन की फिल्म भेड़िया 2 भी रिलीज होने के लिए तैयार है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर होगी। स्क्विड गेम 2 का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर हो गया रिलीज। 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा स्ट्रीम। L2 एम्पुरान लूसीफर फ्रेंचाइजी की दूसरी किश्त 27 मार्च 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की फिल्म वैटियन 8 नवंबर को प्राइम वीडियो पर होगी स्ट्रीम। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को होगी रिलीज। वरुण तेज की फिल्म मटका का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज की खबरें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं और उन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डीडी न्यूज अब ट्विटर, डीडी न्यूज अब फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है और आप इन्हें जाके फॉलो और सब्सक्राइब करें। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।